Hello students and welcome. So in the previous class of SST of class 7th we were studying civics lesson 1 and we have understood the lesson up to the different types of powers existing in the world. Today we shall continue from different forms of democratic government. So let's start. Different forms of democratic government. On the basis of relations between the executive and legislature, the democratic governments can be of two types: parliamentary government and presidential government. तो जो अलग तरह की प्रजातांत्रिक सरकारें हैं उनके बारे में हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे। तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर मतलब कार्यपालिका और विधायिका के बीच में जो जैसे संबंध है उसके आधार पर हम किसी भी प्रजातांत्रिक सरकार को दो प्रकारों में बांट सकते हैं। एक होती है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट मतलब संसदीय सरकार, और एक होती है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट मतलब जो राष्ट्रपति के सहारे सरकार चलती है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट इन विच द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट फॉर इट्स वर्क्स and exercise of authority and the ministers. This form of government originated in England and it has been adopted in most of the countries including India. तो जो आपकी संसदीय सरकार होती है उसमें जो लोग होते हैं उनकी जवाबदेही पार्लियामेंट यानी संसद की तरफ होती है। जो भी कार्य करते हैं या जो भी उनके अंडर में अधिकार होते हैं और जो भी मिनिस्टर्स होते हैं वो सब के सब पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेह होते हैं। और इस तरह की जो सरकार है ये आपकी इंग्लैंड में ओरिजिनेट हुई थी और इसको ज़्यादातर दुनिया के ज़्यादातर देशों ने अपनाया है इंक्लूडिंग इंडिया। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज द गवर्नमेंट वेयर द एग्जीक्यूटिव इज नॉट अपॉइंटेड फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर एंड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। इन दिस सिस्टम द हेड ऑफ state enjoys all the powers provided to him and his ministers are his advisors. Here the chief of the state is the real executive and actually exercise the powers which the constitution and laws confer upon him. This form of government originated in America. तो जो प्रेसिडेंशियल प्रकार की सरकार होती है ये ऐसी सरकार होती है जहाँ पे जो कार्यपालिका होती है उसके सदस्यों को विधायिका नहीं अपॉइंट करती है और ना ही वो सदस्य जो है विधायिका के प्रति जवाबदेह होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। इस तरह की व्यवस्था में जो राज्य का मुखिया होता है उसके पास सारी शक्तियां होती हैं और उसके जो मंत्री होते हैं उसके सहायक होते हैं, सलाहकार होते हैं। राज्य का मुखिया ही असली कार्यवाहक होता है और जो भी संविधान में जितनी भी शक्तियां होती हैं वो सब की सब वो यूज करता है और जो भी कानून वगैरह होते हैं सब उसके अंडर में होते हैं। इस तरह की जो सरकार है वो अमेरिका में होती है। A democratic government may also be unitary or federal. Till the 18th century all the governments used to be unitary, when all the powers are legally enjoyed by the central government and the provincial governments are completely under the central government. This system is called unitary government. The first federal government was established in the USA when 13 independent states formed a union and gave birth to a new country. When the powers are divided between the center and the state and both work independent of each other, one does not interfere in the working of the other, it is called a federal government. India has adopted federal structure but it has the element of unitary government also in order to face any sort of emergency. एक प्रजातांत्रिक सरकार यूनिटरी और फेडरल टाइप की भी हो सकती है। 18वीं शताब्दी तक जितनी भी सरकारें हुआ करती थीं लगभग सबकी सब यूनिटरी हुआ करती थीं, मतलब एक इकाई में के प्रति जवाबदेह होती थीं। जब जो शक्तियां होती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्रीय सरकार द्वारा कानूनी तौर पे इंजॉय की जाती हैं और जो प्रांतीय सरकारें होती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट वो सब की सब जो है
सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होती हैं। मतलब जो प्रांतीय सरकारें होती हैं उनके पास कोई ताकत नहीं होती, कोई शक्ति नहीं होती है। जो भी मेन ताकत होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ही सारी पावर्स को एंजॉय करती है। तो ऐसी व्यवस्था को हम यूनिटरी गवर्नमेंट कहते हैं। जो पहली फेडरल गवर्नमेंट यानी संघीय सरकार स्थापित हुई थी वो हुई थी यूएसए में, जब 13 स्वतंत्र राज्यों ने एक यूनियन यानी संघ का निर्माण किया और एक नई कंट्री को जन्म दिया। और इसमें जब शक्तियां जो होती हैं वो सेंट्रल और स्टेट्स मतलब केंद्र और राज्य दोनों के बीच में विभाजित की जाती हैं, और दोनों ही केंद्र और राज्य दोनों ही स्वतंत्र रूप से बिना एक दूसरे के इंटरफेयर किए, हस्तक्षेप किए स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। तो ऐसी सरकार को हम संघीय सरकार या फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। भारत ने संघीय ढांचा अपनाया हुआ है, हालांकि इसमें जो है जो यूनिटरी गवर्नमेंट है उसके भी तत्व हैं, ताकि आगे चल के अगर कोई इमरजेंसी आती है तो उसको फेस किया जा सके, उसका सामना किया जा सके। द चीफ फीचर्स ऑफ द यूनिटरी गवर्नमेंट आर एज फॉलोज। जो मुख्य फीचर्स हैं यूनिटरी गवर्नमेंट के वो हैं, पहला कंसंट्रेशन ऑफ पावर। In a unitary government, all the powers are concentrated in the central government. Provincial governments enjoys only those powers and authority which are bestowed on them by the central government. These powers may be curtailed and withdrawn by the certain central government at its will. तो जो शक्ति का केंद्र होता है यूनिटरी गवर्नमेंट में, शक्ति का केंद्र जो है केंद्रीय सरकार के पास होता है। प्रांतीय सरकारें केवल उन्हीं शक्तियों को एंजॉय करती हैं या उन्हीं अधिकारों को एंजॉय करती हैं जो उनको केंद्रीय सरकार द्वारा प्रदान की जाती हैं, और इन शक्तियों को केंद्रीय सरकार कभी भी छीन सकती है अपनी इच्छा के अनुसार। सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन। देयर इज ए सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोविंसेस एंड लोकल बॉडीज do not have separate legislature. There is only one set of government servants who are under the central government and they carry out the administration through the states. There is single judiciary for the whole country. तो यूनिटरी गवर्नमेंट में एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, और जो प्रांत होते हैं या स्थानीय इकाइयाँ होती हैं उनके पास कोई अलग से विधायिका नहीं होती है। केवल एक तरह के सरकारी सेवक होते हैं जो पूरी तरह से केंद्रीय सरकार के कंट्रोल में रहते हैं, और वो ही जो राज्य होते हैं उनका पूरा प्रशासन संभालते हैं। एक सिंगल न्यायिक व्यवस्था होती है पूरे के पूरे देश के लिए। सिंगल सिटीजनशिप। पीपल आर गिवन सिंगल सिटीजनशिप। देयर कैन नॉट बी ए सेपरेट सिटीजनशिप ऑफ द प्रोविंस ऑफ द रेसिडेंट्स इन देयर एरिया। तो ऐसी सरकार में जो जनता होती है उनके पास सिंगल सिटीजनशिप होती है, मतलब एक नागरिकता होती है, और उनको उनके प्रांतों के अनुसार कोई दूसरी नागरिकता नहीं दी जा सकती है। नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो संविधान की प्रकृति होती है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिजिड और फ्लेक्सिबल, रिटन और अनरिटन। देयर इज नो नीड फॉर अ रिटन एंड रिजिड डॉक्यूमेंट। तो जो संविधान होता है वो या तो ठोस हो सकता है या लचीला हो सकता है, लिखा हुआ हो सकता है या अलिखित हो सकता है, और लिखित और ठोस संविधान की कोई खास ज़रूरत भी नहीं होती है यूनिटरी गवर्नमेंट में। अब आते हैं फेडरल गवर्नमेंट्स के चीफ फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। Powers of national importance are bestowed on the central government, while those relating to regional or local importance are bestowed on the states. Both exercise their respective powers independently. तो जो राष्ट्रीय हित से जुड़े हुई शक्तियाँ होती हैं वो केंद्रीय सरकार को प्रदान की जाती हैं, जबकि जो क्षेत्रीय या स्थानीय ज़रूरतों की शक्तियाँ होती हैं वो राज्यों को प्रदान की जाती हैं, और राज्य और केंद्र दोनों ही अपनी ताकतों का स्वतंत्र रूप से निर्वहन करते हैं।
रिटेन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित और ठोस संविधान। देयर हैज़ टू बी अ रिटेन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रिजिड सो दैट वन मे नॉट अमेंड इट फॉर इट्स ओन बेनिफिट। तो फेडरल गवर्नमेंट में एक लिखित और ठोस संविधान होना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन को ठोस होना चाहिए ताकि कोई भी अपनी मन मर्जी के अनुसार अपने फ़ायदे के लिए इसमें संशोधन नहीं कर सके। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान की सर्वोच्चता। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द स्टेट एंड नो अथॉरिटी इज अलाउड टू एक्ट कंट्ररी टू इट। जो संविधान होता है वो सर्वोच्च कानून होता है किसी भी राज्य का, और किसी भी अधिकारी को कोई अधिकार नहीं होता है, कोई अलाउ नहीं किया जाता है कि वो संविधान के विपरीत कार्य करें। इंडिपेंडेंट जुडिशरी मतलब न्यायिक स्वतंत्रता। इन अ फेडरेशन देयर इज एन इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल एंड पावरफुल जुडिशरी। दिस ऑर्गन इज गिवन superiority over the other two organs of the government. It is vested with the power of judicial review. संविधान संघीय सरकार में एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और ताकतवर न्यायिक व्यवस्था होती है। ये जो अंग होता है इसको सरकार के बाकी जो दो अंग होते हैं मतलब कार्यपालिका और विधायिका उनसे उनके ऊपर होता है, और इसके अंडर में जो शक्तियाँ होती हैं वो न्यायिक समीक्षा वाली शक्तियाँ होती हैं। मतलब ये इसका काम होता है कि कहीं न्याय हो, अन्याय तो नहीं हो रहा है, ये काम देखना। जहाँ भी अन्याय होता है वहाँ ये अपने फैसले सुनाती है, इंटरफेयर करती है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर मतलब द्विसदनीय विधायिका। ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर आर 2 chambers ऑफ पार्लियामेंट। इवन इन इंग्लैंड वेयर देयर इज यूनिटरी गवर्नमेंट देयर आर 2 chambers. The lower house consists of representatives of the people while the upper house is made up of peers appointed by the crown. पूरी दुनिया भर में लगभग किसी भी संसद के 2 भवन होते हैं। यहाँ तक इंग्लैंड में जहाँ पर यूनिटरी गवर्नमेंट है वहाँ भी 2 चैम्बर हैं। जो निचला सदन होता है वहाँ पे जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, जबकि जो उच्च सदन होता है वहाँ पे जो वहाँ के राजशाही द्वारा अपॉइंट किए नियुक्त किए हुए सदस्य होते हैं वो होते हैं। डिबल सिटीजनशिप दोहरी नागरिकता। इन अ फेडरल गवर्नमेंट देयर इज provision of dual citizenship but it is not essential in USA. Dual citizenship is available but in India there is no provision of dual citizenship. तो संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता का प्रावधान होता है लेकिन कोई ज़रूरी नहीं होता है कि दोहरी नागरिकता दी जाए। यूएसए में दोहरी नागरिकता है लेकिन इंडिया में दोहरी नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है। सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर द डे। आज के लिए बस इतना ही। लेसन को पढ़िएगा, समझिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। इसके आगे हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।